बेसिकली कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से मतलब यही है हमारा कि जब सारे लोग मिलकर के, चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, कुछ भी हो, अगर वो लाइव उनके अंदर है तो वो मिलकर के डाइवर्सिटी बनाते हैं। हाँ, और आप देख सकते हैं बेसिकली जो वेलकम बैक टू विद्यालय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि आर एच वेटेकर ने दिया था। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले हम इसके कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे इसके बारे में कि आखिर इस किंगडम को, इस क्लासिफिकेशन को देने की नौबत क्यों आ गई। दोस्तों, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो अरस्तु ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, पहली बार कोशिश ये करी गई उनकी तरफ से कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन दे दें या प्लांट्स को क्लासिफाई कर दें। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को ट्री में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में क्लासिफाई किया, और एनिमल्स को भी उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक में जिनमें की रेड ब्लड सेल्स पाई जाती थी और एक उनमें जिनमें की नहीं पाई जाती थी। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने क्या है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखे, बहुत सारी चीज़ों में वो कंफ्यूज हुए कि अगर किसी में ये कैरेक्टर है तो उसको किस में रखना है, किस क्लासिफिकेशन में, किस ग्रुप में रखना है। लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। फिर उसके बाद में आए लीनियस। लीनियस ने क्या किया, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उनके हिसाब से क्या किया उन्होंने, एक एक को प्लांट में डिवाइड कर दिया, एक को एनिमल में डिवाइड कर दिया। तो जो क्लासिफिकेशन था उसमें था प्लांटिया एंड एनिमेलिया किंगडम्स। ठीक है। तो बेसिकली अब दिक्कत कहाँ पे आई कि हम अगर बर्ड्स या इंसेक्ट्स को रखेंगे तो किस में रखेंगे। बहुत सारी चीजें आई, प्लांट्स में भी अगर हम फंजाई को रखेंगे तो किस में रखेंगे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन की वजह से धीरे धीरे टाइम बीतता गया। फिर आए सॉरी, फिर आए आर एच बैटेकर। उन्होंने क्या किया, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने ये कोशिश करी कि जितने भी प्रजाति मुझे इस संसार में मिल रही हैं या वर्ल्ड में मिल रही हैं, मैं उसको कोशिश करूं कि इन 5 जो मैंने किंगडम रखे हैं उसमें डिवाइड कर सकूं। फिर भी कुछ बचता है तो डेफिनेटली आगे भी और क्लासिफिकेशंस होंगे जिसके थ्रू उनको भी लिया जाएगा। तो इनके हिसाब से क्या था कि बेसिकली इन्होंने क्या किया कि प्लांट की सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे डिवाइड करने की कोशिश करी। अब जो था, इन्होंने क्या किया, एक तरफ एक ग्रुप लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने क्या देखा कि जो मोनेरा ग्रुप है, वो जो सेल है उसमें पाई जाने वाली वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हुआ कि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सब कुछ जो है, सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में है। बहुत ही पहला ग्रुप जिसमें डेवलपमेंट जो है बहुत ही इजी रहा है और जो सिंपल स्ट्रक्चर रहा है उनको उसको उन्होंने मोनेरा में डिवाइड किया। फिर धीरे से और आगे बढ़े, जैसे और स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हुआ उसको प्रोटिस्टा में उन्होंने रख दिया। प्रोक्रेस्टा में जो सेल टाइप रखा वो यूकैरियोट रखा। मतलब अब इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर फंजाई आया, उसको भी यूकैरियोटिक रखा, प्लांटी में वो भी यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया को भी यूकैरियोटिक। अब क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें मेम्ब्रेन मिल रही है। इसका मतलब कुछ चीजें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होंगी और कुछ चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगी। अब उन्होंने फिर उसको सेल वॉल को डिवाइड किया। सेल वॉल में उन्होंने क्या देखा कि सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है मोनेरा में। मतलब ये कि नॉन सेलुलोजिक मेम्ब्रेन रहेगी जिसमें कि बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स तो हमें मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स मिलेगा, बट सेलुलोज इज absent। बेसिकली सेलुलोज हमें कहाँ मिलता है, पूरी तरह से हमें सेलुलोज प्लांट के अंदर मिलेगा, एनिमल के अंदर बिल्कुल एब्सेंट रहेगा,
फंजाई के अंदर काइटिन के साथ प्रेजेंट होगा। फंजाई में हमेशा ही काइटिनस वॉल मिलती है। सेलुलोज मिलता जरूर है पर वो काइटिन के साथ प्रेजेंट होता है। काइटिन एक मेन कंपोनेंट है फंजाई के सेल वॉल के लिए, और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं। ये एक मेन पॉइंट है, आप समझिए कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। और प्रोटिस्टा में उन्होंने बताया कि सेल वॉल जो है वो कुछ में प्रेजेंट रहती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट है तो जाहिर सी बात है उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही, तो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि अब्सेंट है, तभी वो प्रोकैरियोटिक है। मतलब उसमें सारी ऑर्गेनल्स जो है वो ओपन है, किसी के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, सब साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। अब प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहती है, जो भी यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसा कि मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है, जो इजी था, इजी से धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया। तो पहला जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो एक सेल का ही था। प्रोटिस्टा में भी सेल का रहा, पर फंजाई आते आते धीरे धीरे क्या हुआ, मल्टी सेलुलर हुआ। मतलब बहुत सारी सेल्स एक साथ इकट्ठा होके कलेक्ट होकर के टिश्यू बनाना स्टार्ट करने लगी थी। तो धीमे धीमे वो ढीले ढीले से लूज टिश्यू स्टार्ट करती हैं बनाना, जो कि फंजाई के अंदर आ जाता है। जैसे ही प्लांट स्टार्ट होता है वो ऑर्गन्स बनने लगते हैं, टिश्यूज का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है बनना। लेकिन जैसे ही एनिमल्स की बात आती है, वहाँ पे एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ये क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने का एक प्रोसेस होता है। तो इसीलिए क्या है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सब में डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो दोस्तों इसको समझने की जरूरत है कि जो मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, जिसमें कि सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सेलुलोज नहीं पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, वो भी ऑटोट्रोपिक होते हैं। पर उसमें भी एक चीज आ जाती है, वो फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं, साथ में कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। अब कीमोसिंथेटिक में क्या समझ में आ रहा है, एक्चुअली फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है कि जब हम सन से एनर्जी गेट करते हैं और अपना फूड बना रहे हैं, तो दैट इज फोटोसिंथेटिक। लेकिन कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब है, हम सन से एनर्जी नहीं ले रहे, हम हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन, ऑक्सीजन, इन सब का बेसिकली गैसेस का यूज कर रहे हैं अपने फूड को बनाने में, केमिकल प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी ले रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं कीमोसिंथेटिक बेसिकली। और हीटोट्रॉफिक भी होते हैं। मोनेरा सिर्फ ऑटोट्रॉपिक नहीं पाए जाते हैं, हीटरोट्रॉपिक भी होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉपिक का मतलब हुआ जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब उसमें भी क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक मतलब मरे हुए डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपना भोजन लेते हैं, या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। अब प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में कोई कीमोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होती खाना बनाने के लिए, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही रखते हैं प्रोटिस्टा जो होते हैं, और हीटरोट्रॉपिक रहते हैं, उसमें कोई कीमोसिंथेसिस नहीं होती। ये आपको सिर्फ मोनेरा में देखने को मिलेगी बस। फंजाई में क्या है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, उन्हें तो भाई दूसरे पे निर्भर रहना है अपने फूड के लिए, तो वो हीटोट्रॉपिक रहते हैं। और हीटोट्रॉपिक में भी क्या है, या तो वो सेप्रोफाइट रहेंगे, या तो वो मरे मरे गले हुए सड़े पदार्थों पर रहेंगे, अदरवाइज पैरासाइटिक रहेंगे किसी जीवित पे। प्लांटी में क्या है, टोटली ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना रहता, उन्हें पसंद ही नहीं आता, वो तो भाई अपने आप ही रहेंगे और किसी भी केमिकल एनर्जी का यूज नहीं करते। वो सन से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमल्स की बात करें, बहुत आलसी होते हैं, खुद अपना कोई खाना नहीं बनाते, वो लेते हैं खाना वो भी प्लांट से। हीटरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, और सैप्रोफाइटिक। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है गाइस, जिनके भी अंदर फूड प्रोसेसिंग की एक पूरा का पूरा सिस्टम है, डाइजेशन का, अब्जॉर्प्शन का, मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं, अगर वो आते हैं तो बेसिकली उनको बोल देते हैं हम लोग होलोजोइक। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपके अंदर, जैसे कि आप कोई भी सॉलिड का कंजम्पशन कर रहे हैं या लिक्विड का फूड मटेरियल का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो अगर डाइजेशन, इंजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन, ये सारी के सारी प्रोसेस हो रही है, तो उसको हम एक तरह से बोल देते हैं कि वो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।
क्लासिफिकेशन था।